तो लास्ट क्लास में अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे हम लोग, वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो। टू डिटरमाइन स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, to determine the square root of a complex of a negative real number, we required complex number system। We required complex number system। We required complex number system। मतलब जैसे आपके पास रियल पॉजिटिव इंटीजर है ना, सपोज रूट 16 है, इसका तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है, -16 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। ये जब आप निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, कोई रियल नंबर आएगा क्या, रियल नंबर नहीं आएगा, फिर कोई कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर, नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर। ठीक है, और किसी पॉजिटिव रियल नंबर का निकालोगे अगर स्क्वायर रूट, तब आपके पास क्या मिलेगा, कोई रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे नेगेटिव रियल नंबर का, तो वो रियल क्वांटिटी नहीं आएगी। उसको डिफाइन करने की हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट लिखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, सबसे पहले देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है z इज इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, z इज इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको डिफाइन किया गया है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जहाँ x क्या है, वेयर x इज रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और बताओ y क्या है आपके पास, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। दो पार्ट होंगे इसमें, एक रियल पार्ट, तो z का जो रियल पार्ट होगा वो x होगा, और आयोटा के साथ जो भी टर्म होगी वो उसका क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है
कार्टिजन फॉर्म के अंदर या कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। नेक्स्ट लिखोगे पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। सेकंड इज पोलर फॉर्म, या इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये रिप्रेजेंटेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ r क्या है, वेयर r को आप बोलोगे मॉडुलस ऑफ z, r इज मॉडुलस ऑफ z, और थीटा जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। थीटा को क्या बोला जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। r इज मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब कार्टिजन से पोलर में आप कन्वर्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन होता है कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स के बीच में और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में। क्या रिलेशन होता है, x जो होता है x, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, r cos थीटा से, x बराबर r cos थीटा। और y क्या होता है बताओ, y इज इक्वल टू r sin थीटा। इन दोनों का यूज़ करके आप क्या करते हो, इस कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स को किस में चेंज कर देते हो, पोलर फॉर्म में, क्योंकि x और y और r और थीटा में रिलेशन होता है आपस में। x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, तो इन रिलेशन का यूज़ करके अगर बताओ r की वैल्यू निकालना चाहते हो आप, तो r कैसे निकाल सकते हो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों को। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा, मतलब आर स्क्वायर मिलेगा आपको, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से बताओ अगर थीटा कैलकुलेट करना हो आपको तो क्या करोगे, थीटा आर साइन थीटा को डिवाइड कर दोगे आर कॉस थीटा से, तो कितना आएगा बताओ, टेन थीटा आएगा। टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ, y अपॉन एक्स, या थीटा लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये थीटा हो जाएगा। मतलब एक्स वाई पता है आपको, तो r और थीटा कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, लिखो यहाँ तक एक बार। हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना है, कॉन्जुगेट। जैसे आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कॉन्जुगेट लिखा जाएगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, या तो z बार से करोगे या तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, z स्टार से। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से लिखा जाएगा, जहाँ x प्लस आयोटा वाई था उसकी जगह अब क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस आयोटा वाई, मतलब जहाँ प्लस आयोटा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते टाइम वहाँ माइनस आयोटा करना है आपको। ठीक है, और इसी तरह से अगर पोलर फॉर्म में लिखना हो, अगर पोलर फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो क्या क्या लिखा जाएगा, r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। केवल यही चेंज करना है, जहाँ आयोटा था उसकी जगह क्या करना है आपको, माइनस आयोटा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। This is complex conjugate. Complex conjugate. ठीक है, एक आयलर्स फार्मूला और है, वो
बहुत बार काम में आएगा तो उसको लिख लो आयलर्स फार्मूला। आयलर्स फार्मूला वैसे आपको पता है ये ई टू दी पावर आयोटा थीटा जो होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज आयलर्स फार्मूला। ई टू दी पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा होगा तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक, अब नेक्स्ट लिखो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। लिखो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर can be represented by a point in complex argand plane, in complex argand plane, in complex argand plane। देखो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, सपोज ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स आर्गंड प्लेन के अंदर। वो कॉम्प्लेक्स आर्गंड प्लेन किस तरह से बनाया जाएगा, कुछ इस तरह से। ये इस तरह का एक प्लेन है जिसमें ये वाली जो एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। मतलब इस एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो रियल होंगे, और इस एक्सिस को बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, सपोज आपके पास कोई आर्बिटरी पॉइंट है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के द्वारा दर्शाया जाएगा, किसके अंदर, आर्गंड प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स आर्गंड प्लेन के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स आर्गंड प्लेन है जिसमें ये वाली जो एक्सिस है ये रियल एक्सिस है और ये वाली जो एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो बताओ कोई भी पॉइंट होगा, सपोज ये आपके पास क्या है, कोई पॉइंट है P। ठीक है, और ये कोई पॉइंट P जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ, x और y। मतलब रियल एक्सिस पे कितना, क्या कोऑर्डिनेट आएगा इसका, x, और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या आएगा कोऑर्डिनेट, y। इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, x, y से। या इसी को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हो, r e टू दी पावर आयोटा थीटा। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, r, थीटा भी हो सकते हैं अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो। ठीक है, तो r तो क्या होगा आपके पास, इसको ओरिजिन से जब आप लोग मिलाओगे पॉइंट P को इस तरह से, ठीक है, ये डिस्टेंस तो क्या है आपके पास r, और थीटा जो है आपके पास एंगल है जो रियल एक्सिस से बनाया गया है इस तरह से। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस है ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, x को, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, y को। बात समझ में आ गई, यानी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको एक पॉइंट के द्वारा दर्शाया जाएगा, कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स आर्गंड प्लेन में। और कॉम्प्लेक्स आर्गंड प्लेन किससे मिलकर बना है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से मिलकर। ठीक है, तो एक बार बनाओ ये।
ठीक है। तो मुझे बताओ अगर आपके पास कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, सपोज z इज इक्वस टू 3 - 4 आयोटा, z इज इक्वस टू 3 - 4 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन के अंदर ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास, ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पॉइंट के रूप में दर्शाया जाएगा। क्या फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर? आपको क्या पता है कि ये वाली जो एक्सिस होती है यहाँ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर्स आते हैं और यहाँ भी क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर। अब यहाँ बताओ x की वैल्यू तो क्या है आपके पास? 3, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास? -4। मतलब x एक्सिस पे तो क्या आ रहा है आपके पास? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आ रहा है, और y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है? नेगेटिव। तो यहाँ बताओ क्या होते हैं? यहाँ प्लस प्लस होते हैं कोऑर्डिनेट, यहाँ क्या होते हैं बताओ? माइनस प्लस। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ? माइनस माइनस। और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ? प्लस माइनस। इस तरह से होते हैं। तो आपको क्या चाहिए? प्लस और माइनस कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू क्या है? -4 है ना। तो बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा ये? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। कौन से क्वाड्रेंट के आएगा अंदर आएगा? ये वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन के अंदर यहाँ दर्शाया जाएगा इस पॉइंट को। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको केवल एक क्वाड्रेंट बताया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पॉइंट के रूप में दर्शाया जाएगा। सपोज आपके पास पॉइंट दे रखा है ये z इज इक्वल टू -3 - आयोटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट? माइनस माइनस कोऑर्डिनेट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। बात समझ में आ गई? तो जैसा नेचर है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके अकॉर्डिंग उसको दर्शाया जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये आओगे आपके पास। तो पॉइंट का नेचर देखना है आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में दिखाना है आपको। अगर सपोज आपको ये दे रखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 + 0 आयोटा, z इज इक्वल टू 3 + 0 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें x की वैल्यू कितनी है? 3, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0, मतलब कोऑर्डिनेट 3, 0 है इसके। तो बताओ ये कौन से एक्सिस के ऊपर आएगा? ये x एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा ये। तो अब समझ में आ गया इसको रियल एक्सिस क्यों नाम दिया है? कि जो भी रियल नंबर्स होंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल होंगे, वो सारे कौन से एक्सिस पे आएंगे? रियल एक्सिस पे आएंगे। और इसी तरह से अगर आपको ये दे दिया कोई 0 + 4 आयोटा, तो आप कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0, 4। तब ये कौन से एक्सिस पे आएगा बताओ? ये कहीं इधर आएगा। मतलब कौन से एक्सिस पे आएगा? इमेजिनरी एक्सिस पे। इमेजिनरी एक्सिस इसलिए बोला है क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना वो सारे कैसे होंगे? इमेजिनरी पॉइंट्स। और रियल एक्सिस इसलिए बोला है क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बात और याद रखोगे, जब भी थीटा को आपको मेज़र करना होगा, ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करोगे इस तरह से, है ना, इस एक्सिस से ऊपर की तरफ बढ़ोगे इधर, तब तो थीटा कैसा लेना है? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो थीटा कैसा लेना है? पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, यहाँ से इस तरह मेज़र करना चाहोगे एंगल को इस एक्सिस से, तब थीटा कैसा लेना है आपको? नेगेटिव लेना है। तो लिख लो थीटा पॉजिटिव व्हेन एंटी क्लॉकवाइज, थीटा पॉजिटिव when anti-clockwise and theta is negative when clockwise, ठीक है। अच्छा आगे देखो, सपोज आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इज इक्वल टू क्या है? x + आयोटा y, ठीक है, या पोलर फॉर्म में लिखोगे तो r e⁻ आयोटा थीटा, ठीक है। इसको अगर कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में आपको बनाना है पॉइंट को, तो आप किस तरह से बना सकते हो? ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है।
और आपके पास जो पॉइंट दिया गया है वो x, y है। सपोज़ ये पॉइंट P है आपके पास, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z इज इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई को, ठीक है। या आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, r थीटा। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना r, उसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया r, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जो x एक्सिस या रियल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा, ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट निकालोगे z स्टार, तब क्या आएगा आपके पास, x माइनस आयोटा वाई आएगा, x माइनस आयोटा वाई आएगा। तो मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा ये पॉइंट, ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है z स्टार x माइनस आयोटा वाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा कहीं यहाँ। इसको मैंने बोल दिया सपोज p डैश, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोमा माइनस वाई, इस तरह से होगा ये, ठीक है। इसका जितना पोजीशन वेक्टर जितना है उतना ही पोजीशन वेक्टर किसका रहेगा, OP डैश का भी रहेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर मैं दोनों के बीच में क्या लगा दूँ, एक मिरर लगा दूँ इस तरह से, इस रियल एक्सिस के ऊपर क्या लगा दूँ, एक मिरर, ये मिरर लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो मिरर लगाने से ऐसा नहीं लगेगा कि इसी का जो रिफ्लेक्शन है पॉइंट P का वो कहाँ मिल रहा है आपको, मिरर के थ्रू P डैश पे मिल रहा है। इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है आपको, पॉइंट P डैश पे मिल रहा है ना। इसका मतलब दो नंबर्स जो हैं आपके पास, Z और Z स्टार, दो नंबर थे, Z तो था x प्लस आयोटा वाई और Z स्टार क्या था आपके पास, x माइनस आयोटा वाई। तो ये दोनों जो नंबर्स होंगे इसको अपन क्या बोलते हैं, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, क्योंकि आपने जब मिरर रखा ना तो इसी का इमेज कैसा मिल रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। इस वजह से जो पॉइंट P और पॉइंट P डैश है, या बोल सकते हैं कि Z और Z स्टार दो हैं, वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, मिरर इमेज है, ठीक। तो लिखो इसको, ये डायग्राम बनाओ एक बार। लिखो OP वेक्टर इज रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर इज रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर corresponding to Z, corresponding to Z, corresponding to Z। लिखो if Z is equals to, if Z is equals to x plus iota y, if Z is equals to x plus iota y, then Z star is equals to x minus iota y, Z star is equals to x minus iota y, that is Z and Z star are the, Z and Z star are the mirror image of each other, mirror image, Z and Z star are the mirror image of each other, ठीक है। अब ये जो एंगल इसके लिए मेजर किया गया था वो थीटा था, तो बताओ इसके लिए जो एंगल मेजर किया जाएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस थीटा आएगा, क्योंकि अब की बार जो एंगल मेजर करोगे वो कैसा करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज करना है तो कैसा करना है, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मॉड्यूलस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू
या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बोले या एब्सोल्यूट वैल्यू बोले या मैग्नीट्यूड बोले, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इज टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका आपको क्या लिखना है, मॉड्यूलस। उसका क्या लिखना है आपको, मॉड्यूलस लिखना है। तो मॉड्यूलस किस तरह से लिखा जाएगा, देखो मॉड्यूलस ऑफ z किसके बराबर होगा, r के बराबर। अभी आपको बताया था ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में r इक्वस टू जेड इक्वस टू आर ई टू द पावर आइटा थीटा था। r को क्या बोलते थे आप, मॉडुलस ऑफ z, है ना। यानी मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर है, r के बराबर। और किस तरह से लिखा जाएगा ये, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो, रूट ऑफ, ये x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस निकालना है तो इस तरह डिफाइन किया जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना एक बात कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इतना वैलिड नहीं है। वैलिड तो है ये, लेकिन ये वैलिड किसके लिए है, जब जेड आपको इस फॉर्म में दे रखा है तब वैलिड है ये, है ना। लेकिन इसने कुछ बदल के और कुछ कर दिया, x प्लस 5 कर दिया या y की जगह और कुछ कर दिया, तब ये वैलिड थोड़ी है, तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो गया। अच्छा, क्या याद रखोगे कि आपको कैसे निकालना है मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें आप देख लोगे रियल पार्ट तो क्या है और आयोटा के साथ में क्या पार्ट आ रहा है, उसका स्क्वायर करना है बस। बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल करेंगे उससे समझ में आएगा। एक बार ये लिखो, देखो एग्जाम्पल, सपोज आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है मोड जेड इज इक्वस टू आर। ठीक है, अभी देखा है आपने मोड जेड इज इक्वस टू क्या है, आर है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ मोड जेड की वैल्यू किसके बराबर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, दैट इज इक्वस टू आर। दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। मुझे बता सकते हो ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है ये, है ना। सर्कल का जो समीकरण होता है वो इसी तरह का होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बताओ, इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है ना, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस वो किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो इस तरह लिखा जाता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्व टू एच स्क्वायर लिख सकते हो या आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये भी सर्कल का है इक्वेशन, उस सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, ओरिजिन कितना है, ए बी। ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है बताओ, किसके बराबर है, आर के बराबर। अब यहाँ ए बी की जगह कितना है आपके पास, 0 0 है। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटर है वो तो 0 0 हो जाएगा इसका, और जो रेडियस हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आर। इसका मतलब सी जो आपने लिखा था मोड जेड इक्वल टू आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन को, और उस सर्कल के जो ओरिजिन है वो 0 0 है और जो उसकी रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। लिखो ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल।
अच्छा अब मुझे बताओ ये किसका इक्वेशन है? क्या ये सर्कल का इक्वेशन है? और अगर सर्कल का इक्वेशन है तो इसके सेंटर और रेडियस कितनी है? ये वाले पार्ट बताओ। z की जगह क्या पुट करोगे आप? कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई और माइनस क्या करोगे a इज इक्वस टू आर। अभी आपको बताया था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको अगर मॉडुलस लिखना है तो कैसे लिखोगे? रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रूट में क्या लिखोगे? रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है यहाँ? x माइनस ए, तो x माइनस ए का स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है? y है ओनली, तो y का स्क्वायर लिखा जाएगा, इज इक्वस टू क्या आएगा बताओ? r। तो यहाँ से जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर। ये भी किसका इक्वेशन है? सर्कल का। लेकिन इस सर्कल के जो सेंटर है ना वो क्या है बताओ? a,0। सर्कल के जो सेंटर हैं वो क्या है? a,0 और रेडियस क्या है? स्मॉल r। इसी तरह देखो, अगर आपको दे रखा है z प्लस ए माइनस आयोटा बी इज इक्वस टू आर, इसके बताओ सेंटर क्या है? z प्लस ए माइनस आयोटा बी इज इक्वस टू आर। ए कोमा बी। देखो कैसे आएंगे इसके सेंटर? ए कोमा बी नहीं आने चाहिए। देखो क्या लिखोगे आप इसको? मोड x प्लस आयोटा वाई प्लस ए माइनस आयोटा बी इज इक्वस टू आर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालना है तो वही तरीका है, रियल पार्ट का स्क्वायर करोगे। रियल पार्ट क्या है बताओ इसमें? x प्लस ए का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है बताओ? y माइनस बी है, तो y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? r स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। और इसके जो सेंटर हैं वो कितने हैं? माइनस ए कोमा बी है, ध्यान रखना, ठीक है। माइनस ए कोमा बी और रेडियस तो r है, इसकी रेडियस इज r। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हो आप, ठीक है। z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा एग्जाम्पल, ये बताओ इसके क्या है? z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वस टू 5। z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वस टू 5। z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वस टू 5। बताओ इसके सेंटर और रेडियस। सेंटर आएंगे -2,3 और रेडियस कितनी आएगी? 5। रेडियस इज 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट देखो, मॉडुलस ऑफ z1 z2, मॉडुलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। सेकेंड इज मोड z1 बाई z2, मोड z1 बाई z2
इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 बटे मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 बटे मॉडुलस ऑफ Z2। थर्ड इज मॉडुलस ऑफ Z1 बटे Z2 Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 बटे मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z3। ठीक है। और देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोड Z टू द पावर n, मोड Z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z टू द पावर n, वेयर n इज इंटीजर, n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। इसका मतलब क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ मल्टीप्लाई में करके दे रखे हैं आपको और उनका एक साथ मोड निकालो आप, तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का मोड निकाल लो, फिर सेकंड का मोड निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई अलग अलग कर दो, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। इसी तरह से डिवाइडेशन में रूल चलेगा कि Z1 बट्टे Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एक साथ मोड निकाल रहे हो, तो वो किसके इक्वल आएगा, Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस और दोनों का डिवाइडेशन। ठीक, इसी तरह से ये प्रॉपर्टी है, यहाँ भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। डिवाइड में तो क्या हो जाएंगे, दोनों का अलग अलग मोड, लेकिन नीचे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी नीचे। इसी तरह से अगर आपको क्या दे रखा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है, फिर उसका मोड निकाल रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, पहले आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल लो, देन पावर क्या लगा दो आप उसके ऊपर n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, मॉडुलस ऑफ, एग्जाम्पल देखो, मॉडुलस ऑफ 6 + 5 आयोटा बटे 3 - 4 आयोटा, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, डिवाइडेशन वाली सेकंड प्रॉपर्टी। आपके पास क्या आएगा बताओ, 6 + 5 आयोटा का मोड निकालोगे, देन 3 - 4 आयोटा का निकालोगे। अब अलग अलग मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप, 36 + 25 बटे 9 + 16। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी चलेगी। नेक्स्ट देखो, √3 - आयोटा बटे आयोटा की पावर 225, √3 - आयोटा बटे आयोटा की पावर 225 और इसका मोड निकालना है आपको, √3 - आयोटा बटे आयोटा टू द पावर 225, इसका मोड निकालना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी उसमें लोगे, फोर्थ नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको और उसका क्या निकालना, Z की पावर n दे रखा है, देन पूरे का कॉम्प्लेक्स, देन पूरे का क्या है, मोड है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो इसका मोड, पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वहाँ पे, √3 - आयोटा बटे आयोटा, इसका मोड निकाल लो, फिर जो भी पावर दे रखी है उसके ऊपर पावर लगा देंगे। तो बताओ इसका मोड निकालोगे पहले कितना मोड आएगा, इसका मॉडुलस ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 - आयोटा बटे आयोटा देन पावर 225। तो इसका मोड कैसे निकालोगे, √3 + 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, चेक करो। तो क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा ना, और 2 की पावर कितना आएगा, 225, चेक करो यही आएगा क्या। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप मॉडुलस निकाल सकते हो, यानी ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ में लेना है। तो समझ में आ गया किस तरह से प्रॉपर्टीज़ यूज़ में लेनी है। ठीक है, जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है जिस प्रॉपर्टी की, आप यूज़ में ले सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, 5th नंबर, इसी में आगे 5th,
लिखो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2, एंड सिक्स्थ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर एंड इक्वल मोड Z1 माइनस मोड Z2, मोड Z1 माइनस मोड Z2। ठीक है, तो ये तो अभी हमने किसकी बात की है, मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो कैसे निकालोगे, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसी तरह से मॉडुलस निकालने के बाद में अपन क्या निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं उसका। दो चीज़ें बताई थी ना आपको, z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आईटा थीटा में क्या बताया था, आर तो क्या होता है मॉडुलस होता है, और थीटा को क्या बोलते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जेड का। तो वो आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाएगा जेड का आर्ग्यूमेंट, तो नेक्स्ट लिखो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे लिखोगे। ठीक है, या आर्गुमेंट बोल दे या कहीं आपको फेज बोल देता है ना, फेज, तो भी एक ही बात है। ठीक है, या आर्गुमेंट बोल दे या तो क्या बोल दे फेज, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो आर्गुमेंट जो होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये निकाला जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स से, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हो, ये लिखने की बजाय ये लिखना ज़्यादा अच्छा है, tan इनवर्स y क्या होता है बताओ, इमेजनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या लिखोगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से लिखा जाएगा आर्गुमेंट। ठीक है, लिखो आर्गुमेंट ऑफ जेड, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये पॉइंट दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वस टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वस टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसका आपको क्या निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है। मॉडुलस तो निकाल सकते हो, इसका क्या निकालना है, आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट कैसे निकाला जाएगा, देखो आर्गूमेंट ऑफ z tan इनवर्स, ठीक है, इमेजनरी पार्ट लिखना है आपको, तो इमेजनरी पार्ट कितना है बताओ इसका, रूट 3 नहीं माइनस रूट 3 है। ठीक है, जैसे आप x माइनस आयोटा वाई का इमेजनरी पार्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस वाई, क्योंकि माइनस साइन को साथ में लेके चलना है। तो बताओ इमेजनरी पार्ट क्या है इसका, माइनस का रूट 3। ठीक है, और बटे में बताओ रियल पार्ट कितना है इसका, 1। इसका मतलब ये आएगा आपके पास tan इनवर्स माइनस रूट 3, यही आएगा tan इनवर्स माइनस रूट 3। और जो tan की माइनस रूट 3 वैल्यू होती है वो दो एंगल पे होती है, एक तो माइनस 60 और एक 120, माइनस 60 डिग्री पर और किस पर होती है, 120 डिग्री पर। जो tan होता है वो कितने देता है, माइनस रूट 3 वैल्यू देता है। मतलब आर्गूमेंट इसके दो हो सकते हैं, माइनस 60 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है। अब आप बताओ कौन सा लेना पसंद करोगे, माइनस 60 लोगे या 120 लोगे या दोनों ही लोगे, ये लोगे या 120 लोगे या दोनों ही लोगे, बताओ क्यों। हाँ, आपको ये चेक करना है कि जो ये आर्गुमेंट आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। इस तरह से सबसे पहले तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये पॉइंट देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू क्या है
नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट की। यहाँ आएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है 1, -√3, ठीक है। अब जब ये पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से बनाया जाएगा r, और एंगल किस तरह मेजर किया जाएगा, यहाँ, ठीक है, -θ, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू लगती है आपको जो ये थीटा को सेटिस्फाई कर सकती है, -60 या 120? -60 वैल्यू, क्योंकि जो थीटा मेजर किया जाएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 120 नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा, -60। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब 120 कैलकुलेट करोगे ना, वो तो इधर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, कहीं इधर आएगा 120 तो, ठीक है। ये 120 डिग्री है, लेकिन 120 ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 120 लोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका, और लेकिन पॉइंट कहाँ पे है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। इस वजह से आपका जो आर्गूमेंट होगा, बताओ वो कौन सा होगा, आर्गूमेंट कौन सा होगा, -60 डिग्री होगा, ये नहीं होगा 120 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो चेक करना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से प्लेन, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी का आर्गूमेंट आपको लेना है। लिखो, अब आप एक बात ये सोच सकते हो यहाँ पे कि सर आपने ये 120 तो नहीं लिया, ठीक है, आपने -60 डिग्री लिया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का क्या एक ही तरीका है क्या कि केवल मैं क्लॉकवाइज ही चलूँ? एंटी क्लॉकवाइज चल के भी तो इस पॉइंट तक पहुँच सकता हूँ मैं। इस एक्सिस से, रियल एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के भी तो यहाँ तक पहुँच सकता हूँ मैं। कितने डिग्री कवर करके पहुँच सकता हूँ बताओ, यहाँ से यहाँ तक 300 डिग्री, है ना। यानी अगर मैं आर्गूमेंट क्या बोल दूँ, 300 डिग्री बोल दूँ, तो भी कोई गलत बात थोड़ी है ना, नहीं है। तभी भी आपका पॉइंट जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, 1, -√3। लेकिन यहाँ पे 300 डिग्री जो है वो आर्गूमेंट नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते, उसका रीज़न अभी आपको 5 मिनट बाद में पता लगेगा, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ किसकी लिखेंगे अपन, आर्गूमेंट की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट लिखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, सिमिलर है उसी तरह से, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, एंड सेकेंड इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बटे Z3, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बटे Z3। देखो, जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हो, उनका आर्गूमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। और अगर डिवाइडेशन में दे के फिर आर्गूमेंट पूछ रहा है तो फिर सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। यानी गुणा के लिए तो प्लस यूज में लेना है, भाग के लिए क्या यूज में लेना है, माइनस, ऐसा ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसी में बताओ, इसमें ये प्रॉपर्टी लगानी तो कैसे लिखा जाएगा बताओ। ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी के लिए क्या करोगे, Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, फिर ये डिवाइडेशन में हो रहा है तो माइनस में आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्गूमेंट था वो 60 डिग्री आ रहा था, -60 डिग्री, साथ में क्या आ रहा था आपके पास 300 डिग्री भी आ रहा था, ठीक है। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में जब भी आपसे आर्गूमेंट पूछा जाएगा, अगर वो ना भी लिखे तब भी आप क्या समझोगे कि आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछा गया है। और जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो रेंज होती है ना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, इस प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जो रेंज होती है वो आपके पास होती है -π से लेकर के और +π तक, -π से लेकर के और +π तक। यानी जब भी आपको आर्गूमेंट निकाल रहे हो, आर्गूमेंट आपके पास एक से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको कौन सा आर्गूमेंट लेना है उसमें से, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा, जो इस रेंज के अंदर आएगा। कौन सी रेंज के अंदर, -π से लेके +π के बीच में, या ऐसा बोल सकते हो -180 डिग्री से और +180 डिग्री के बीच में। इस रेंज के बीच में जो भी आर्गूमेंट आएगा वो आपको लेना है आर्गूमेंट, उसी को बोलोगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब अपना जो वहाँ पे आर्गूमेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, -60 आ रहा था, और कितना आ रहा था बताओ, 300। तो बताओ 300 अपनी रेंज के अंदर है क्या, रेंज के अंदर नहीं है, मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है। तो ये वाला आर्गूमेंट नहीं लेना आपको, ये वाला लेना है, क्योंकि ये अपनी रेंज के अंदर आ रहा है, -π से +π के बीच में। ठीक, लिखो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब आपको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, ठीक है, और पूछे आपसे कि इसका क्या निकालो, आर्गूमेंट निकालो, तो आर्गूमेंट निकालने का जो मेथड है, मेथड टू कैलकुलेट प्रिंसिपल आर्गूमेंट, मेथड टू कैलकुलेट प्रिंसिपल आर्गूमेंट, मेथड टू कैलकुलेट प्रिंसिपल आर्गूमेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देगा और आपसे पूछा जाएगा इसका आर्गूमेंट निकालो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, या थीटा बोल सकते हो, या आर्गूमेंट निकालना है। और थीटा निकालने का तरीका भी आपको मैंने बताया था, tan इनवर्स y/x से। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा उसके लिए y और x आपको पता होगा, तो आप क्या निकाल सकते हो, tan इनवर्स y/x, मतलब उसका थीटा निकाल सकते हो या आर्गूमेंट निकाल सकते हो। अब कौन सा आर्गूमेंट कैलकुलेट करना है आपको, प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताना है आपको। तो आर्गूमेंट तो बहुत आ सकते हैं यहाँ से, लेकिन अपने को कौन सा लेना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, जो अपनी रेंज के अंदर है। तो अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है पॉइंट, अगर z जो है आपका वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है, देन आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखना है ना, वो लिखा जाएगा थीटा से ही, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, मतलब जो आपने थीटा कैलकुलेट किया है ना, वही आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट रहेगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर सपोज आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट, तब आपका जो आर्गूमेंट लिखा जाएगा ना, आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z लिखा जाएगा आपका पाई माइनस थीटा से। किस तरह से लिखा जाएगा, पाई माइनस थीटा, मतलब जो भी आपने थीटा कैलकुलेट किया है ना, उसके लिए क्या करना है आपको, पाई माइनस थीटा निकालना है। जो पाई माइनस थीटा की वैल्यू आएगी वो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा। कब, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड के अंदर है। इसी तरह से जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट, तब आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ
पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा निकालो, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, देन आपका आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा। और अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ, देन आपको जो आर्ग्यूमेंट निकालना है वो सिंपली माइनस थीटा करके निकालना है। थीटा जो आपने कैलकुलेट किया है उसको क्या करोगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, तब आपका आएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बात समझ में आ गई, लिखो ये। क्वेश्चन देखो, एक IIT जैम के अंदर पूछा गया था 2015 में। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया था और आपसे पूछा गया था फाइंड फेज ऑफ z, फाइंड फेज ऑफ z, z का फेज बताना है आपको। मैंने अभी आपको बताया था फेज बोलेंगे या तो फेज बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट, दोनों एक ही बात है। लिखवाया भी है ना मैंने आपको ये कि फेज बोल सकते हो या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको। और मैंने ये बोला था जब भी आर्ग्यूमेंट बोले मतलब कौन सा आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहला काम क्या चेक करोगे आप, सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर लिखोगे इसको, या इसको क्या लिख सकते हो बताओ, -1 प्लस आयोटा। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है ना आपका, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ, x नेगेटिव है और y कैसा है, पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसका आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा निकालना है। तो बताओ क्या आएगा, tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास 1 और रियल पार्ट कितना है -1। इसका मतलब कितना आएगा बताओ, tan इनवर्स -1 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपने क्या निकाल दिया, थीटा निकाल दिया। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, π/4। वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, π/4। अब आपको क्या करना है बताओ, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो आपको बताया था आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए π - थीटा करना है। तो इस थीटा को क्या करोगे, π - थीटा करके लिखोगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा आपके पास, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करोगे, π - थीटा, यानी π - π/4। इसका मतलब 3π/4, π - π/4 दैट मीन्स 3π/4। मैंने आपको मॉडुलस नहीं लिखवाया क्या वहाँ, आर्गुमेंट में क्या लिखवाया था,
tan इनवर्स b अपॉन a या y अपॉन x, ये ध्यान रखना, ये मॉडुलस भी है साथ में। tan इनवर्स y अपॉन x का क्या लेना है आपको? मॉडुलस, मतलब नेगेटिव साइन भी आता है तो पॉजिटिव करना है, ठीक है। tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स -1 आएगा ना, तो आपको सिंपली क्या लेना है? इसका मोड। तो tan इनवर्स 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 के लिए थीटा कितना आएगा? π/4। ठीक। हो गए? तो इस तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाला जाएगा आपके पास, ठीक है। tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन, यहीं पे करना है मॉडुलस। जो सिंपल आर्गुमेंट आप निकालते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहाँ तो सिंपली tan इनवर्स y अपॉन x ही है। लेकिन जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाला जाएगा ना, तब क्या लिखोगे? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। समझ में आ गई बात? अगर जनरल आपको आर्गुमेंट निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब तो tan इनवर्स y अपॉन x। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। ठीक। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन देखो। फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर टू नॉन जीरो complex number Z1 and Z2, Z1 and Z2, it is known that it is known that Z1 bar plus iota Z2 bar is 0. Z1 bar plus iota Z2 bar is 0 and argument of Z1 Z2 is pi, and argument of Z1 Z2 is pi, argument of Z1 Z2 is pi. Then find argument of Z1, then find argument of Z1, then find argument of Z1. किस तरह से अप्रोच करोगे बताओ? ये दो कंडीशंस तो आपको दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के लिए कि Z1 बार प्लस आयोटा Z2 बार 0, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज पाई। और आपको क्या पूछ रहा है कि Z1 का क्या निकालना है? आपको आर्गुमेंट कितना होगा वो निकालना है। आर्गुमेंट Z1 आपको कैलकुलेट करना है।
देखो ये कंडीशन आपको दे रखी है कि z1 बार प्लस आयोटा z2 बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि z1 बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा z2 बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है तो या तो z स्टार से लिख लो या तो z बार से लिख लो, तो ये z स्टार ही है एक तरह से, ठीक है। मैंने आपको बताया था चाहे z स्टार लिखो या z बार लिखो एक ही बात है। तो z बार दे रखा है यानी z1 बार दे रखा है। अब मैं फिर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से कॉन्जुगेट ले लूँ, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि z स्टार तो आपके पास है, फिर से क्या कर दो, अगर इसका स्टार कर दो तो ये प्रॉपर्टी होती है वापस वही नंबर मिल जाता है। यानी z1 बार का फिर से बार लोगे ना तो वापस क्या मिल जाएगा बताओ, आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो बताओ क्या मिलेगा मुझे, z1 मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ फिर से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगा तो माइनस आयोटा की जगह बताओ कितना आ जाएगा, प्लस आयोटा, और z2 बार की जगह कितना आ जाएगा बताओ, z2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं दोनों साइड आर्गुमेंट ले लूँ, आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z2, ठीक। तो मुझे बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर्गुमेंट आयोटा और z2, आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं और उसका आर्गुमेंट निकालना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे बताओ, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये अभी बताई थी मैंने प्रॉपर्टी, ठीक। अच्छा, अब आर्गुमेंट ऑफ आयोटा लिखना है अगर आपको तो कैसे लिखोगे बताओ, आयोटा का आर्गुमेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लिखना है तो x प्लस आयोटा वाई होता है, तो इसका आर्गुमेंट कैसे लिखा जाता है, tan इनवर्स y अपॉन x से। तो इसका आर्गुमेंट कैसे लिखा जाएगा बताओ, tan इनवर्स लिखोगे, y मतलब इमेजिनरी पार्ट लिखना, इमेजिनरी पार्ट की जगह कितना है यहाँ 1, और कोई रियल पार्ट दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, मतलब 0, तो कितना आएगा बताओ, tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है बताओ, π/2, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना आएगा बताओ, π/2 आएगा, निकाल लोगे ना ये, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इज π/2, और प्लस में क्या आएगा बताओ आपके पास, आर्गुमेंट ऑफ z2 आएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 और आर्गुमेंट ऑफ z2 इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पाई के बराबर है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये किसके बराबर दे रखा है, पाई के बराबर। तो मुझे यहाँ से बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की वैल्यू क्या आएगी, आर्ग्यूमेंट z2 कितना आएगा, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 लिख सकते हैं ऐसा, देखो आर्ग्यूमेंट z1 z2 प्रॉपर्टी से क्या लिखोगे, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन होता है तब भी क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और ये किसके बराबर दे रखा है, पाई के बराबर, तो आर्ग्यूमेंट z2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट z1, तो इस वैल्यू को आप इसकी जगह लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट z2 की जगह कितना आएगा बताओ, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। ऐसा इसलिए किया है कि या तो दोनों को z2 में बनाओ तो आर्ग्यूमेंट z2 कैलकुलेट होके आएगा, या तो दोनों को पहले z1 में बनाओ तब आर्गुमेंट, कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, या तो आर्गुमेंट z1 निकालो पहले या आर्गुमेंट z2 निकालो, एक भी निकल जाएगा तो फिर यहाँ से दूसरा निकल जाएगा अपने आप। समझ में आ गई बात, इसलिए करना चाह रहा हूँ ऐसा कि यहाँ तो z2 था यहाँ z1 है, या तो दोनों को z1 बनाओ या तो दोनों को z2 बनाओ, तो मैंने z1 बना लिया दोनों को। तो z1 बनाने से देखो क्या होगा, इस वाली टर्म को यहाँ लेके आओ तो कितना आएगा बताओ, 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू 3π/2, तो बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3π/4, z1 का आर्गूमेंट कितना आएगा 3π/4। और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आर्गूमेंट z1 ही पूछा था आपसे, z1 पूछा था ना। अगर आपसे z2 पूछता तो इसको चेंज करते, फिर यहाँ z1 की जगह क्या रखते, पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आर्गूमेंट आपको निकालना है। तो आर्गूमेंट z1 आएगा आपके पास कितना 3π/4, और यहीं से आर्गूमेंट z2 भी लिख सकते हो आप, कितना आएगा बताओ आर्गूमेंट ऑफ z2, क्या कर दोगे पाई माइनस 3π/4 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ π/4 आ जाएगा। बताओ कहीं प्रॉब्लम है तो।
ठीक है, जैसा पहले क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वो लगाई है, फिर आर्गुमेंट कैलकुलेट करना था इसलिए आर्गुमेंट लिया है, और प्रॉपर्टीज़ लगा करके इक्वेशन को आर्गुमेंट Z1 में चेंज किया है, क्योंकि हमें आर्गुमेंट Z1 पूछा था उसने। लिख लिया या लिखोगे बताओ, नोट करो इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे तो आपको फिर प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाएंगी और मेथड भी पता लगने लगेगा कि हाँ इस तरह से सॉल्यूशन करना है। एक और न्यूमेरिकल लिखूं, देखो इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, if z is a complex number of unit modulus, if z is a complex number of unit modulus and argument theta then find argument of 1 plus z बटे 1 plus z बार, argument of 1 plus z बटे 1 plus z बार। ऑप्शंस आपके पास हैं, माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा या थीटा। आपसे बोल रहा है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस इसने दे रखा है, कितना है यूनिट मॉडुलस, मतलब इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 दे रखी है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है उसके मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी है 1, यानी मोड जेड की वैल्यू आपको कितनी दी है 1 दी है, ठीक है। और इसका आर्गुमेंट कितना दे रखा है आपको थीटा, आर्गुमेंट आपको गिवन है जेड का कितना थीटा। तब आपसे ये पूछ रहा है आर्गुमेंट 1 प्लस जेड बटे 1 प्लस जेड स्टार। देखो यहाँ पे क्या है कि z की वैल्यू तो आपको पता है ना, लेकिन z स्टार के बारे में कुछ नहीं पता है अभी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर z स्टार की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो ना, तो z स्टार कितना आता है, z की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, x प्लस आयोटा y है, और z स्टार की वैल्यू क्या होगी बताओ, x माइनस आयोटा y। इसका मतलब z स्टार जो आएगा आपके पास वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, या इसको बोल सकते हो आर स्क्वायर आएगा, ठीक। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या ऐसा नहीं लिख सकता मैं, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बताओ, मोड जेड की वैल्यू क्या होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसका मतलब यहाँ से ये पता लग रहा है कि जेड जेड स्टार आप निकालते हो ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, मोड जेड स्क्वायर के बराबर आती है, इतनी आती है। सपोज अगर मोड जेड की वैल्यू किसी क्वेश्चन में आपके पास 1 आ जाए, मोड जेड कितना आ जाए 1, तो मोड जेड अगर 1 हो गया तब बताओ जेड जेड स्टार की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 ही मिलेगी। और अगर ये वैल्यू 1 है तो मुझे बताओ जेड स्टार किसके बराबर है, 1/z के बराबर, जेड स्टार 1/z के बराबर है। अब यहाँ पे देखो मोड जेड की वैल्यू 1 है, अपने पास 1 है ना, इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं रिजल्ट कि जेड स्टार जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/z के बराबर होगा। तो ये याद रखना हमेशा, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 के बराबर है तब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और किसके बराबर होगा, वो 1/z के बराबर होगा, है ना, या एंटी प्रोपोर्शनल होंगे दोनों। तो ये प्रॉपर्टी अगर पता लग गई तो फिर आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z बटे 1 प्लस ये जेड स्टार है, और जेड स्टार की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1/z। तो यहाँ से कितना आएगा देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये z एलसीएम लोगे 1 + z कैंसिल होगा, आपके पास केवल आर्ग्यूमेंट z बचेगा, ठीक है। z एलसीएम लोगे ना तो z + 1 बचेगा, बटे में z आएगा, वो z ऊपर चला जाएगा, और 1 + z कैंसिल हो जाएगा तो आर्ग्यूमेंट z बचेगा। और आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, दे रखा है देखो क्वेश्चन में। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट मॉड्यूलस, एंड आर्ग्यूमेंट कितना है इसका, थीटा है। मतलब z का आर्ग्यूमेंट कितना दे रखा है आपको, थीटा, और यही अपने पास आ रहा है। इसको सॉल्व करने से ये भी आर्ग्यूमेंट z ही बन रहा है, इसका मतलब आंसर किसके बराबर आएगा आपके पास, थीटा के बराबर, ठीक है। ऑप्शन 4 आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर आएगा थीटा। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो आज मेनली अपने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो मॉडुलस किस तरह से निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा आर्गुमेंट किस तरह से निकाला जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आर्गुमेंट में भी पूछे आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, तो वो चेक करना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक। और ये न्यूमेरिकल से आपको समझ में आया होगा कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता लगेंगी, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो पता लगता जाएगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर आगे अपन मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।